दूसरा न्यूज़ है यहाँ पर, जिस तरह से हमने रूस और यूक्रेन की बात दरमियान दर बदर चलती जा रही है, उसी के अंदर अगर इस मुद्दे को वापस देखें तो आर्थिक सामयिक दृष्टि से भारत पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या कितना भारी पड़ रहा है ये यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट टक्कर, तो उसके बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे। हालांकि हमने पूर्व के वीडियो में आपके सामने सारी बातें जाहिर की है, पर एक सामयिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से इस वीडियो को लेकर आए हैं। भारत का रूस के साथ में उर्वरक में व्यापार, मतलब उर्वरक के मामले में भारत क्या है कि रशिया के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर 1 रुपए जनित भुगतान तंत्र स्थापित किया गया है, करने के लिए एक तरीके की तलाश कर रहा है। हालांकि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद में रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाने को कम किया जा सके, इसके लिए रूस ने उर्वरक की महत्वपूर्ण आपूर्ति बाधित हो सकती है, क्योंकि प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, जिससे भारत में विशाल कृषि क्षेत्र में यहाँ पर खतरा आएगा। हम भारत के लोग क्या करते हैं, उर्वरक के मामले में रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रकार का खाद यहाँ वहाँ से आता है, तो उस खाद से क्या होती है, कृषि में काफ़ी योगदान मिलता है। और सूर्यमुखी का तेल जो है यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा दूसरा मुद्दा रहता है। इसके बाद में आगे की तरफ अगर हम देखें तो क्या आता है, भारत में उर्वरक जो खपत है वो कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिक मात्रा में है, और कृषि प्रधान देश होने से उर्वरकों की उत्पादन की क्षमता भारत के पास कम है, और भारत हमेशा रशिया पर निर्भर रहा है। वित्त वर्ष 2010 में भारत की उर्वरक खपत 61 मिलियन टन से अधिक थी, जिसमें यूरिया का 55% हिस्सा था, और वित्त वर्ष 2011 में 50 लाख टन बढ़ने की उम्मीद की गई थी। चूंकि गैर यूरिया किस्में एमओपी, डीएपी कॉम्प्लेक्स अधिक महंगी है, कई किसानों का आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया के उपयोग को सीमित करने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम और भी उठाए हैं। गैर कृषि अनुप्रयोगों के लिए गैर कानूनी यूरिया डाइवर्जन का मुकाबला करने के लिए इसमें नीम लेपित यूरिया भी शुरू किया है, जबकि जैविक और कम लागत वाली खेती के लिए भी उनका समर्थन बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी यूरोप बेचने वाली इकाइयों के साथ प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक उत्पादकों को यूरिया सब्सिडी प्रदान कर देता है। गैर यूरिया उर्वरकों के लिए एमआरपी की फर्मों द्वारा निर्धारित, नियंत्रित और निर्धारित की जाती है। दूसरी ओर केंद्र द्वारा गारंटी देने के लिए प्रति टन एक निश्चित सब्सिडी का भुगतान सरकार करती है, जिसमें पोषक तत्वों की कीमतें उचित स्तर पर रहें। गैर यूरिया यूरिको में डाई एमोनिया सल्फोस्फेट डीएपी और म्यूरेट ऑफ द पोटास एमओपी पोषक तत्व आधारित निर्धारित सब्सिडी योजना सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को नियंत्रित करती है। भारत में उर्वरक क्षेत्र में बहुत महत्व है। भारत में उर्वरक क्षेत्र के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय कृषि विस्तार के लिए कृषि महत्वपूर्ण देश होने से इनपुट प्रदान करता है, और खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से प्राप्त करने में विचार में एक अपरिहार्य पहलू है। उर्वरक क्षेत्र में न केवल उर्वरक व्यवसाय शामिल होगा, बल्कि कई कृषि कार्य शामिल होंगे जो उर्वरक उत्पादन और वितरण में अटूट संबंध को स्थापित करते हैं। किसान उर्वरक व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता होता है, और इसका उर्वरक उन क्षेत्रों की मांगों के जवाब देना होता है। जलवायु परिवर्तन से कृषि उपज में गिरावट के साथ वित्त वर्ष 2013 तक किसानों की वास्तविक आय को दुगना करना असंभव होगा, इसलिए उर्वरक पर सब्सिडी जारी रखनी होगी। सरकार के घोषित कृषि मूल्यों के प्रतिकूल होगा, और सरकार में पहलू उर्वरक नीति पर पुनर्विचार करना होगा। कुछ समस्याएं भी है, कुछ कठिनाइयां भी है इसके अंतर्गत। जो कुछ लोग अपने नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के कारण रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों और जैव उर्वरकों का उपयोग वकालत करते हैं। 19-20 में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में उर्वरक का उपयोग था राजस्थान में 70 किलोग्राम एनपीके के लगभग, तेलंगाना में जबकि 250 किलोग्राम था। जिला स्तर पर यह असमानता और अधिक बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुल पौधों का पोषक तत्व जो है एनपीके अनुपात सुझाए गए हैं, इष्टतम एनपीके संयोजन में काफी भिन्न है। पंजाब में 33.7 33.7। अनुपात 8 अनुपात 1 अनुपात 1, जबकि केरल में 1.3 अनुपात 0.7 अनुपात 1 का है। यानी पोषक तत्वों का एनपीके अलग अलग स्टेट में अलग अलग दर्शाया गया है। सब्सिडी प्रोग्राम सामग्री में पर्याप्त भिन्नता है। यूरिया और नाइट्रोजन की बहुत अधिक विषम है, इसलिए अंतर्राज्यीय उर्वरक सब्सिडी में असमानताओं के लिए प्रभावी पड़ता है। देश में यूरिया की कुल मांग 34 से 35 मिलियन टन है, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 25 मिलियन टन ही होता है। शेष हमारे को दूसरे देशों से निर्यात करना पड़ता है। नीम लेपित यूरिया
उर्वरक विभाग में अनुसार घरेलू निर्माताओं को 100% यूरिया उत्पादन नीम लेपित यूरिया काम में कार्य करना पड़ता है, जबकि एनसीयू का उपयोग करने पर कुछ लाभ निम्नलिखित है। मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, यानी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ रही है। पौध संरक्षण एजेंटों का उपयोग कम किया जा रहा है। कीट और रोग हमले कम होते जाते हैं। धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर, लाल चने की पैदावार में वृद्धि हो रही है। गैर कृषि कारणों से बहुत से कम डाइवर्जन होता है। नीम लेपित यूरिया की नाइट्रोजन की उपयुक्तता दक्षता NUE नाइट्रोजन के क्रमिक रिलीज प्रमाणिक स्वरूप बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमित यूरिया की तुलना में NCU का उपयोग कम होता है। समय की मांग के साथ जैविक उर्वरकता के ऊपर ज्यादातर जोर दिया जा रहा है। नवीनीकरण और पर्यावरण में अनुकूलन है, और अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो उनमें पौधों की पोषक तत्वों की भरपाई करने में बहुत अधिक क्षमता होती है। जहां तक देखा जाता है, तत्काल रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो स्थानापित होते हैं, स्थान अंपन होते हैं, अंपन नहीं होते, स्थापन नहीं होते हैं। वह मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इसके प्रारंभिक प्रभाव स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी की पोषकता तत्व को मामूली और सुगंध सुसंगत तरीके से विपरीत करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आई हैं। समझ की कमी और मिट्टी की उत्पन्न पर सुसख्त प्रभाव के कारण देश में जैव उर्वरकता की धीमी या बिक्री जो है वो धीमी हो रही है। और मृदा स्वास्थ्य के साथ में अगर हम देखें, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरक का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक के बढ़ने के उपयोग में मिट्टी के सभी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और मिट्टी को क्या होती है, वहां पर मिट्टी की स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और पारंपरिक अगर उर्वरक के रूप में अगर हम देखें, तो पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो जैव उर्वरकों का उपयोग समय के साथ मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करता है। एक एकीकृत दृष्टि से यह स्वीकार करता है कि मिट्टी की विकास के लिए आवश्यक अधिकांश पौधों के पोषक तत्वों का भंडार है, और पोषक तत्वों का प्रबंधन जैसे किया जाता है, उसका पौधे की वृद्धि, मिट्टी की उर्वरकता और कृषि स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। युद्ध ने भारतीय कोयले और कॉफी के निर्यात को संकट में डाला है। यहाँ पर रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बीच में अगर हम देखें, तो बिजली संयंत्रों में यहाँ पर कोयले की आयात में प्रवृत्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और निश्चित रूप से यूक्रेन और उसके छोटे देशों के यहाँ पर भारत की कॉफी को यहाँ पर निर्यात में प्रभावित कर रहा है, ये देखा ही जा रहा है। तो इस क्षेत्र में भी हमें उर्वरकता के क्षेत्र में हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रभाव डाला जा रहा है, और हमारे देश में अगर ये चीजें नहीं आती है तो हमें किस तरह से अभाव की स्थिति महसूस होगी। और अब कोयले के ऊपर ये बात आती है, क्योंकि कोयला एक बिजली उत्पादन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश में रखता है, और कोयले से बिजली बनाने का कार्य जो है विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न वर्गों से जिस तरह से किया जाता है, वह उच्च स्तर पर बिजली ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण बिजली उत्पादन में अपनी मांग को पूरा करने के लिए अधिक घरेलू कोयले के लिए सरकार पर दबाव डालेगी। यहाँ पर गैर विद्युत क्षेत्र में ईंधन आपूर्ति पर पूर्ति प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, और इसी तरह भारत की वाणिज्य बिजली संयंत्रों में कोयला उत्पादन उद्योग दोनों में ही यहाँ पर आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे एल्यूमिनियम सीमेंट जैसे उद्योगों में उनके कैप्टिव पावर प्लांट जो हैं वो ज्यादातर घरेलू कोयले के पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ पर जितने भी घरेलू प्लांट्स हैं वो सारे कोयले पर निर्भर करते हैं। कॉफी की निर्यात पर अगर हम आंकड़े देखें, तो भारत यूक्रेन को 6,604 मैट्रिक टन की हरी बीन देता है। इसे स्ट्रेक्ट और रोस्टेड और राउंड कॉफी का निर्यात किया जाता है। रूस को हम 23,519 टन मैट्रिक टन निर्यात करते हैं कॉफी। और यहाँ पर यूक्रेन को कॉफी निर्यात वित्तीय वर्ष अगर देखें 18-19 के दौरान 7,327 मैट्रिक टन, और 2019-20 के अनुसार अगर हम देखें तो 6,947 मैट्रिक टन की यहाँ पर हमने कॉफी निर्यात की है। और स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रीय CIS परंपरागत रूप से अगर भारत में प्रमुख घुलनशील इंडस्ट्रीज कॉफी अगर आयात करते थे, इस समय में ये बात आपके सामने व्यतीत होती है कि भाई कॉफी के ऊपर किस तरह से हमारी निर्भरता रही है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में हम किस तरह अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में रूस के हिस्सेदारी में
75% और जबकि अकेले यूक्रेन की हिस्सेदारी जो है वो 20% की हिस्सेदारी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए अगर निश्चित तौर पर ये आंकड़े बदलने वाले हैं, आपको लग ही रहा है, और तात्कालिक घाटे में चलने वाली पार्टी भारत ही होगी। मतलब यहाँ पर जो ज्यादातर जो घाटा सामने आएगा वो भारत के हिस्से में आने वाला है, यही बात आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य अभाव अगर हम परिणामों को देखें तो इस युद्ध से ईंधन, धातु, एल्युमिनियम, धातु के बने डब्बे, कंटेनरों की निर्यात की जाने वाली स्टैटिक कॉफी और पैकेजिंग सामग्री जिसकी कीमत में वृद्धि होना संभव है। यह रसद लागत को बढ़ा सकती है और इसका मुताबिक यह कहा जा सकता है कि निर्यातों की कीमत में लागत में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। खरीदारों और विक्रेताओं को अधिक लागत देनी होगी, अधिक लागत यहाँ पर देनी पड़ेगी। चलते चलते अगर इसका निष्कर्ष देख लें कि भाई इन पूरी घटना का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि युद्ध की कई तरीके से प्रभाव डाल रहा है, जो कि नुकसान, जान माल, संसाधनों की हानि तथा सीमित नहीं है। इस तरह के संघर्ष के बाद में प्रभाव अधिक विनाशकारी होता जाएगा। ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद आ रही है। मौजूदा